अभी हम देवनागरी लिपि और हिंदी का जो संबंध है उसके बारे में बात करेंगे। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। यद्यपि संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन उसकी कुछ अपनी अलग विशेषताएं हैं। तो हम यहाँ पहले हिंदी के लिए अपनाई जाने वाली देवनागरी लिपि के बारे में बात करते हैं। आइए देखिए, यहाँ हिंदी के लिए जो देवनागरी लिपि अपनाई गई है उसकी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या इस प्रकार है: अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये कुल 11 स्वर हैं। स्वर का मतलब है कि जिनके उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसको हम स्वर कहते हैं। लेकिन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी जिस देवनागरी में लिपि लिखी जाती है उसमें 33 व्यंजन हैं। अब आइए एक एक कर विचार करते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, इसे कवर्ग कहते हैं। कवर्ग इसलिए कहते हैं कि ये जो है क से शुरू होता है तो इसका एक वर्ग है। ये 5 अक्षरों का एक वर्ग है, इसको कवर्ग कहते हैं। दूसरा है च, छ, ज, झ, य, यह च वर्ग है। तीसरा है ट, ठ, ड, ढ, ण, यह ट वर्ग है। चौथा है त, थ, द, ध, न, इसको हम त वर्ग कहते हैं क्योंकि ये त से शुरू होता है। प, फ, ब, भ, म, इसको हम प वर्ग कहते हैं। और य, र, ल, व, इसको अंतस्थ कहते हैं। स, स, ह, ये जो है 4 अक्षर हैं वो हैं ऊष्म। तो इस तरह से कुल 33 व्यंजन है। इसका मतलब हुआ कि कुल मिलाकर के हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो 33 जोड़ 11 बराबर 44। बहुत लोगों को भ्रम है कि छ, त्र, ज्ञ भी जो है ये स्वतंत्र वर्ण हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये संयुक्त वर्ण हैं। इनकी बनावट इस प्रकार है। ये जो छ है यह क और इस स का जोड़ है। त्र जो है त और र का जोड़ है। ज्ञ जो है ज और य का जोड़ है। स्र जो है वह स और र का जोड़ है। तो इस तरह से ये संयुक्त, खास करके तीन को लोग अलग से पढ़ते रहे हैं, अलग वर्ण के रूप में नहीं, बल्कि उसको मानते रहते कि ये स्वतंत्र वर्ण है, जबकि ये संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण कुछ भी होता है, हो सकता है कोई भी अक्षर किसी अक्षर से जुड़ करके संयुक्त वर्ण बनाता है। जैसे कि यहाँ 2 तरह के संयुक्त वर्ण हैं, जैसे कि 2 अक्षरों वाले हुए हैं। जैसे कि आपने देखा कि 1 2 1 2 1 2 1 2, ये चारों जो हैं ये 2 अक्षरों वाले ये हैं। हिंदी में बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि जहाँ 3 का जोड़ होता है। जैसे स्वास्थ्य लिखा जाता है, स्वास्थ्य, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो थ है, सत्य है, उसमें आधा स है, फिर आधा थ है और फिर यह है। इसी तरह से महात्म्य है, महात्म्य, तो इसमें जो है तम्य में है आधा त है, आधा म है और यह है। तो इस तरह से संयुक्त वर्ण बनते हैं। अब हम कुछ विशेष ध्वनियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे होता क्या है कि बहुत लोग जो है
अंग, अह, हाँ, इन को जो है स्वतंत्र वर्ण मानते हैं, लेकिन यह दरअसल स्वतंत्र वर्ण नहीं है, ये ध्वनियाँ हैं जिसको आप इस तरह से हम लिखते हैं। इसको चंद्रबिंदु कहते हैं, इसको अनुस्वार कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। चूँकि न ये स्वर हैं और न ये व्यंजन हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अब और कुछ वर्णों के बारे में जो विशेषताएं हैं हम थोड़ा सा जानें। और हिंदी में दो तरह से लिखा जाता है। एक तो देख रहे हैं कि ये ऐसा रूप है, दूसरा ये रूप है। फिर झ है, ऐसे ऐसे लिखा जाता है। ल है, ऐसे ऐसे लिखा जाता है। ज्ञ को भी ऐसे ऐसे लिखा जाता है। ण ऐसे ऐसे। तो इस तरह से देखिए कि स्व इस तरह। तो एक ही संयुक्त वर्ण है या स्वतंत्र वर्ण है, लेकिन उसको लिखने का ढंग दो है। हिंदी में ऐसा बहुत है। कुछ वर्णों में देखिए, जैसे कि आपको हम बतलाते हैं कि जैसे क है, तो क आजोड़ क बराबर ऐसे ऐसे लिखते हैं, हाँ? और कुछ को इसके ऊपर नीचे करके लिखते हैं, ऐसे ऐसे। तो इस तरह से भी अब लिखे जाने लगी हैं ये चीज़ें। इससे कुछ अराजकता भी फैली है, हैं? जबकि स्वाभाविक रूप से इसको होना चाहिए कि क जोड़ क, इसको हम लिखते ऐसे क और क, इस तरह से। तो ये ज़्यादा ठीक रहता है और इसमें ज़्यादा व्यवस्था बनी रहती। लेकिन फिर भी जब निर्माण काल चलता रहता है, हमेशा एक सतत परिवर्तन का सिलसिला चलता रहता है। किसी भी भाषा में, किसी भी बोली में, किसी भी लिपि में, किसी माने हर चीज़ का एक इतिहास होता है। तो इस तरह से चीज़ें वो चलती रहती हैं। अब कुछ वर्णों की हरकतों के बारे में हम जैसे र है आपका, हैं? तो र का बहुत अजीब तरह का है इसका व्यवहार, कि यह किसी से संयुक्त होता है तो इसका रूप कुछ अलग ढंग का व्यवहार करता है। जैसे आप ये र है, तो जब ये आधा र होता है तो ये सर पर चढ़ जाता है, हैं? जैसे उदाहरण के लिए आपको बताएं कि जैसे धर्म है, धर्म है, तो यहाँ जो है ये र है, आधा है, हैं? दरअसल ऐसे है, ध जोड़ र आ जोड़ म। तो ये धर्म ऐसे बना है। तो ध र म धर्म, ये आधा जब है र, तब ये सर पर चढ़ जाता है। लेकिन किसी अक्षर के साथ संयुक्त होता है, जब ये पूरा होता है तो इसका व्यवहार दूसरे ढंग का हो जैसे है। जैसे क है, क आ जोड़ र, तो ऐसे बनेगा ये क्र। अब इस दिखने में जब यहाँ क जो है वह आधा है और र पूरा है, लेकिन कैसा लग रहा है? जैसे ये लग रहा है कि क ही पूरा है और र आधा है। तो इस तरह का देखने में और होने में एक भ्रम की स्थिति रहती है। लेकिन ये जो ट के साथ जोड़ता है, अगर ट वगैरह के साथ, ट ठ ट ठ ड, तो उनके साथ टवर्ग के साथ जो जुड़ता है तो इसका व्यवहार भिन्न ढंग का होता है। वो नीचे की तरफ हो जाए, जैसे होता है कि ट आ जोड़ र, तो यह हो जाएगा आपका ट्र, ऐसे। जैसे कि ट्रक लिखा जाता है, ट्र आ क, ट्रक में आप देख रहे हैं तो ट्रक, तो ट्रक ट्रस्ट, तो इस तरह से जो है ड्रामा में यही है कि ड्रामा में होता है ना, ड्रामा में, तो ये जो ड्रामा है वहाँ पर जो है ये ड्र है, तो यहाँ ड आधा है और र पूरा है। तो ये देख रहे हैं कैसे बन रहा है, यह र की तरह बन रहा है। र जो है लग रहा है कि उलट गया है, माने ये जो है थोड़ा ऐसे उलट गया है। यही वाला जो है
ऐसे हो गया है, माने ये पोर्शन उलट के ऐसे हो गया है। तो इस तरह से इसका यहाँ एक माने क्रॉ में देख रहे हैं कि जो क्रॉ में बनता है, क्रॉ में है तो एक पाई की तरह है ऐसे हैं, और ट्र में है तो ये जो है ऐसे बन गया हैं, और जब आधा है तो फिर ये सर पर चढ़ गया है। अच्छा, एक और बात देखिएगा कि जो मात्राएं लगती हैं देवनागरी लिपि में, जो मात्राएं लगती हैं इनका भी चरित्र कुछ बहुत भिन्न है र के मारण में। बाकी अक्षरों में मात्राएं ऐसे लगती हैं जैसे कि आप बड़ा खड़ी बनाए हैं तो क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, कह, ये 12 खड़ी हुई माने क का। इसी तरह से च का हो जाएगा च, चा, ची, इस तरह से। लेकिन र की 12 खड़ी बनाएंगे तो कैसे होगा? अब देखिए र की 12 खड़ी का खेल क्या है। र, रा, री, री, यहां तक तो दूसरे वर्णों की तरह ही इसकी 12 खड़ी के अक्षर चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये रूप आएगा तो ये नीचे नहीं होगा। दूसरे इसमें जैसे कु में ऐसे होता था ना, तो रू में ऐसे रू नहीं लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे हैं। और फिर बड़ा ऊ लिखना है तो यहाँ पर ही आ जाएगा रू। ठीक है, इसको ऐसे नहीं कर सकते कि आप ऐसे कीजिए जैसे कु में किए हुए हैं, ऐसे नहीं कर सकते। इस तरह के ये आएगा रू। और बाकी फिर जो है इसी तरह से चलेगा र, रा, री, री, रू हैं। ठीक है, अब रे, रे, बाकी आगे कहीं कोई समस्या नहीं है। अब कुछ और बातों पर हम विचार करेंगे कि हिंदी में कुछ अक्षर ऐसे चल रहे जैसे कि क है। इस तरह से देखते हैं कि बिंदी है, ख में भी बिंदी है बहुत जगह, ग में बिंदी है, फिर ज में बिंदी है, फिर फ में बिंदी है। इस तरह से 5-6 अक्षर ऐसे हैं जो कि इस तरह का व्यवहार होता है। ये अक्षर दरअसल हिंदी के अपने अक्षर नहीं हैं, ये अक्षर कोई स्वतंत्र अक्षर नहीं है, बल्कि ये जो नुक्ता, इसको नुक्ता कहते हैं, ये नुक्ता दूसरी भाषाओं से जो शब्द आए हुए हैं उनके का उच्चारण ठीक से हो, इसके लिए जो है इनको किया जाता है। जैसे कफन लिखा गया है तो ये उर्दू का हुआ ना, कफन, इस तरह से जो है तो कफन हुआ या कलम हुआ, कलम हुआ, इस तरह से। या आपको इस तरह के जो भी अरबी फारसी के शब्द हैं या अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं, जैसे आपको फ्रेश हुआ, फ्रेश, तो ऐसे नुक्ता दे देंगे। तो ये जो है उसको वहाँ के फर्टिलाइज़र या इस तरह के जो जहाँ अंग्रेजी का शब्द आता है और इसका उच्चारण जहाँ ज होता है वहाँ भी इसको ऐसे ही किया जाता है। जेड के लिए भी जो है जहाँ ज होता है उच्चारण, वहाँ उसके नीचे नुक्ता लगा दे। ये हिंदी की अपनी ध्वनियाँ नहीं हैं, बल्कि अरबी, फारसी, अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं से आई हुई ध्वनियाँ हैं। लेकिन 2 ध्वनियों जो कि संस्कृत से इसको भिन्न साबित करती हैं, जो व्यंजन की ध्वनियाँ हैं, जैसे हमारे यहाँ ड के नीचे एक बिंदी लगाते हैं, ढ के नीचे बिंदी लगाते हैं,
तो ड़ और ढ़, ड़ ढ़, ये हिंदी की अपने वर्ण हैं। ये दो हिंदी के अपने वर्ण हैं, जैसे कि प ड़ पड़, ये हो गया प और ढ़ पढ़। हैं, अगर यह नहीं पढ़ है, ये पढ़ है, अगर इसको नहीं लिखेंगे तो ये जगह पढ़ पढ़ाया जाएगा, पढ़, ये पढ़, ये पढ़ पढ़ है, पढ़ पढ़ा जाएगा। वाले जो देवनागरी है उसमें ये ध्वनि नहीं है, ये हिंदी की अपनी ध्वनियाँ हैं। ये दो अपनी, ये अरबी फारसी या अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं से, विदेशी भाषाओं से आई हुई भी ध्वनियाँ नहीं हैं, ये हिंदी की अपनी ध्वनि है। इसीलिए संस्कृत में लिखेंगे पीड़ित, पीड़ित, और हिंदी में लिखेंगे पीड़ित, पीड़ित। तो इस तरह से देखिएगा कि यह जो है संस्कृत जिसको तत्सम शब्द कहते हैं, तत्सम शब्द हुआ तो ये, और ये जो है तद्भव उसका होगा तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से हिंदी हिंदी और संस्कृत दोनों ही देवनागरी लिपि अपनाती हैं, लेकिन कुछ जो ध्वनियाँ हैं उनकी अपनी अपनी हैं। इसी तरह से देवनागरी में और अन्य भाषाओं को भी जो लिखने की कोशिश की जा रही है, उसमें कुछ अक्षर का परिवर्तन किया जा रहा है, उसमें कुछ चिन्ह दिए जा रहे हैं ताकि उसको ठीक से उच्चारण किया जा सके। लोग ऐसा समझते हैं कि जो देवनागरी लिपि है अपने आप में इतना समृद्ध है कि वो जो है सब चीज़ों को व्यक्त कर सकती है, सब भाषाओं को व्यक्त करती है। यह एक झूठमुठ का विचार है, इस विचार में कोई दम नहीं है। यह अन्य जैसी लिपियां हैं उस तरह से इस लिपि में भी बहुत सारी कमजोरियां हैं, और उस कमजोरी को दूर करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करना होता है। जैसे सिंधी ने देवनागरी लिपि जो अपनाया है तो उसके लिए भी उसने कुछ नीचे जो है अंडरस्कोर का उपयोग करती है, कहीं नुक्ते का उपयोग करती है। तो इस तरह से कि देवनागरी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या हिंदी और संस्कृत की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि देवनागरी लिपि की भी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन हिंदी को व्यक्त करने के लिए, हिंदी को लिखने के लिए उसके पास पर्याप्त क्षमता है। थोड़े से जो समस्याएं हैं उसमें जैसे नुक्ता का, या इस तरह से कहिए, या कॉलेज जैसे हम लोग लिखते हैं तो अर्धचंद्र का, ये संस्कृत वाले जो ये अर्धचंद्र है, संस्कृत वाले जो देवनागरी है उसमें ये अर्धचंद्र नहीं है। लेकिन हम कॉलेज न ऐसे करते हैं, का ले य, हाँ, इसको ये करते हैं तो कॉलेज, ये ना कौ की तरह है ना आ की तरह है, बल्कि दोनों के बीच के का एक उच्चारण है। तो कॉलेज, कॉलेज, कॉलेज इस तरह बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते कि कॉलेज नहीं बोलते, कॉलेज भी नहीं बोलते, और न ही कॉलेज बोलते हैं, बल्कि कॉलेज, इस तरह का हम इसका उच्चारण करते हैं। तो इस तरह से समय की मांग के हिसाब से उसमें कुछ ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए वर्णों में चिन्हों का, माने लिपियों में जो है चिन्हों का उपयोग करके उसके लिए कुछ आसान रास्ता बनाते हैं। इसलिए ऐसा भी नहीं मानना चाहिए कि कोई भी लिपि, कोई भी विचार, कोई भी चीज़ एकदम स्थिर है, बल्कि वो भी परिवर्तनशील है। और इस तरह से देवनागरी लिपि भी परिवर्तनशील है, वह हिंदी के लिए नहीं अन्य कई भाषाओं के लिए अपनाई जा रही है, और उसमें उनके अनुरूप, उनके ध्वनियों के उच्चारण के लिए, ध्वनियों को लिखने के लिए अलग तरह के चिन्हों का उपयोग किया जा रहा है। इस तरह से वहाँ की देवनागरी, उसकी देवनागरी में अक्षरों की, वर्णों की संख्या घट बढ़ रही। अब हम यहाँ समाप्त करते हैं इसको, और हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप चाहते हैं कि इस तरह के और वीडियो आएँ तो अपने सुझाव दें, इसको पसंद करें और सब्सक्राइब करें। अपने ढंग से आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। धन्यवाद।